किसी अभिपक की विलेयता एक निश्चित ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में घुली हुई उस पदार्थ की अधिकतम मात्रा होती है। ये विलेय एवं विलायक की प्रकृति तथा ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। आइए इन कारकों का प्रभाव का अध्ययन ठोस अथवा गैस की द्रव्य विलेयता पर करें। प्रत्येक ठोस दिए गए द्रव में नहीं घुलता, जैसे सोडियम क्लोराइड एवं शर्करा जल में आसानी से घुलते हैं, जबकि नेफ्थलीन और एंथ्रासीन नहीं घुलते। दूसरी ओर नेफ्थलीन एवं एंथ्रासीन बेंजीन में आसानी से घुल जाते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड एवं शर्करा नहीं घुलते। ये देखा गया कि ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, जबकि अध्रुवीय विलेय ध्रुवीय विलायकों में सामान्यतः एक विलेय विलायक में घुल जाता है। यद्यपि दोनों अंतराण्विक अन्योन्य क्रियाएं समान हो, हम कह सकते हैं कि समान को घोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। ये एक ठोस विलेय द्रव विलायक में डाला जाता है तो ये उसमें घुलने लगता है। यह प्रक्रिया विलीनीकरण कहलाती है। इसमें विलयन की सांद्रता बढ़ने लगती है। इसी समय विलयन से कुछ विलेय के कण ठोस विलेय के कणों के साथ संघट्ट कर विलयन से अलग हो जाते हैं। यह प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। एक ऐसी स्थिति आती है जब दोनों प्रक्रियाओं की गति समान हो जाती है। इस परिस्थिति में विलयन में जाने वाले विलेय कणों की संख्या विलयन से पृथककारी विलेय कणों की संख्या बराबर होगी और गतिक साम्य प्रावस्था पहुंच जाएगी। स्थिति में दिए गए ताप एवं दाब पर विलयन की उपस्थिति विलेय की सांद्रता स्थिर रहेगी। विलेय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। जब गैस की द्रव्य विलायकों में घोला जाता है तब भी ऐसा ही होता है। इस प्रकार का विलयन जिसमें दिए गए ताप एवं दाब पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता, संतृप्त विलयन कहलाता है। एवं वह विलयन जिसमें उसी ताप पर और अधिक विलेय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाता है। वह विलयन जो कि बिना घुले विलेय के साथ गतिक साम्य में होता है संतृप्त विलयन कहलाता है और इसमें विलायक की दी गई घुली हुई मात्रा विलेय की अधिकतम मात्रा होती है। ऐसे विलयन में विलेय की सांद्रता उसकी विलेयता कहलाती है। पहले हम देख चुके हैं कि एक पदार्थ दूसरे की विलेयता पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त दो अन्य कारक ताप व दाब भी इसी प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। ताप का प्रभाव ठोसों की द्रवों पर विलेयता पर ताप परिवर्तन का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। समीकरण द्वारा प्रदर्शित साम्य का अध्ययन गतिक साम्य होने के कारण ले नियम का पालन करना चाहिए। सामान्यतः यदि निकट संतृप्तता प्राप्त विलयन में घोलने की प्रक्रिया ऊष्मा सोची हो तो ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़नी चाहिए। यदि ये ऊष्माक्षेपी हो तो विलेयता कम होनी चाहिए। ऐसा प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है। दाब का प्रभाव ठोसों में द्रव की विलेयता पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस एवं द्रव अत्यधिक असंपीड्य होते हैं। जैसे दाब परिवर्तन सामान्यतः प्रभावित रहते हैं। गैसों की द्रव में विलेयता बहुत सी गैसें जल में घुलती हैं। ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है। ऑक्सीजन की ये घुली हुई मात्रा जलीय जीवन को जीवित रखती है। दूसरी ओर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जल में अत्यधिक घुलनशील होती है। गैसों की द्रव में विलेयता ताप व दाब द्वारा बहुत अधिक प्रभावित होती है। दाब बढ़ाने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। चित्र 1.1 कहाँ दर्शाए गए हैं जैसे कि विलयन में पी का निकाय पी दाब व टी ताप अध्ययन करते हैं जिसका निचला भाग विलयन है, ऊपरी भाग गैसीय। मान लो ये कि एक निकाय गतिक साम्य अवस्था में है, अर्थात इन परिस्थितियों में गैसीय कणों के विलयन में जाने व उसमें से निकलने की गति समान है। अब गैस के कुछ आयतन को संपीड़ित कर विलयन पर दाब बढ़ाते हैं। चित्र 1.1 खा इसमें विलयन के ऊपर उपस्थित गैसीय कणों की संख्या प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाएगी तथा गैसीय कणों की विलयन में सतह प्रवेश करने के लिए उसे टकराने की दर भी बढ़ जाएगी। इससे गैस की विलेयता तब तक बढ़ेगी जब तक कि एक नया साम्य स्थापित न हो जाए था। विलयन पर दाब बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ती है। सर्वप्रथम गैस की विलेयता तथा दाब के मध्य मात्रात्मक संबंध हेनरी ने दिया, जिसे हेनरी का नियम कहते हैं। इसके अनुसार जैसे ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता द्रव अथवा विलयन की सतह पर पड़ने वाले गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। डाल्टन जो हेनरी के समकालीन थे ने भी स्वतंत्र रूप से निष्कर्ष निकाला। गैसीय द्रवीय विलयन में गैस की विलेयता गैस से आंशिक दाब पर निर्भर करती है। यदि हम विलयन में गैस के मोलांश उसकी विलेयता की माप माने तो ये कहा जा सकता है कि किसी विलयन में गैस का मोलांश उस विलयन से ऊपर स्थित गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। समान रूप से हेनरी
नियम के अनुसार किसी भी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मूलांश के समानुपाती होता है, P=KHX, जहाँ KH हेनरी। इस तरह यदि हम गैस के आंशिक दाब एवं विलयन में गैस के मूलांश के मध्य आरेख खींचें तो हमें चित्र 1.2 दर्शाया गया आलेख प्राप्त होगा। समान ताप पर विभिन्न गैसों के लिए KH का मान भिन्न भिन्न होता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि KH का मान गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। समीकरण 1.11 से स्पष्ट है कि दिए गए दाब पर KH का मान जितना अधिक होगा, द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होगी। सारणी 1.2 देखा जा सकता है कि N2 एवं O2 के लिए ताप बढ़ाने पर KH का मान बढ़ता है। इसका अर्थ है कि ताप बढ़ाने पर इन गैसों की विलेयता घटती है। यही कारण है कि जलीय स्पीसीज के लिए गर्म जल तुलना में ठंडे जल में रहना अधिक आरामदायक होता है। हेनरी नियम के उद्योगों में अनेक अनुप्रयोग हैं एवं ये कुछ जैविक घटनाओं को समझाते हैं। इनमें से कुछ ध्यान आकर्षित करने वाले घटनाएं इस प्रकार हैं। सोडा जल एवं शीतल पेय CO2 की विलेयता बढ़ाने पर जल बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। गहरे समुद्र में सांस लेते गोताखोरों को अधिक दाबों गैसों की अधिक घुलनशीलता का सामना करना पड़ सकता है। अधिक बाहरी दाब के कारण श्वास के साथ ली गई वायुमंडलीय गैसों की विलेयता रुधिर में अधिक हो जाती है। जब गोताखोर सतह की ओर आते हैं, बाहरी दाब धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके कारण घुली हुई गैसें बाहर निकलती हैं। इससे रुधिर में नाइट्रोजन के बुलबुले बन जाते हैं। ये केशिकाओं में अवरोध उत्पन्न कर देते हैं और एक चिकित्सकीय अवस्था उत्पन्न कर देते हैं जिसे बैंड्स कहते हैं। ये अत्यधिक पीड़ादायक एवं जानलेवा होते हैं। बैंड्स में तथा नाइट्रोजन की रुधिर में अधिक मात्रा के जहरीले प्रभाव से बचने के लिए गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग किए जाने वाले टैंकों में हीलियम बनाकर तनु की गई वायु को भरा जाता है। 11.7% हीलियम, 56.2% नाइट्रोजन तथा 32.1% ऑक्सीजन। अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है अतः इन जगहों पर रहने वाले लोग एवं आरोहकों के रुधिर और ऊतकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और स्पष्टता सोच नहीं पाते। इन लक्षणों को अनैक्सिया कहते हैं। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ाने पर किसी गैस की द्रव्यों में विलेयता घटती है। घोले जाने पर गैस के अणु द्रव प्रावस्था में विलीन होकर उसमें उपस्थित होते हैं अतः विलीनीकरण के क्रम को संघनन के समकक्ष ये समझा जा सकता है। इस प्रक्रम में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। हम पिछले खंड में पढ़ चुके हैं कि विलीनीकरण की प्रक्रिया एक गतिक साम्य की अवस्था में होती है था। इससे ले सातल्य नियम का पालन करना चाहिए। चूँकि घुलनशीलता एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है अतः ताप बढ़ाने पर विलेयता घटनी चाहिए। द्रव्य विलयन का वाष्प दाब। जब विलायक का कोई द्रव होता है तो द्रव्य विलयन बनाते हैं। विलेय एक गैस, द्रव या ठोस हो सकता है। गैसों की द्रव्यों में विलयन का अध्ययन करना पहले ही खंड 1.3.2 में कर चुके हैं। अब हम द्रवों और ठोसों के द्रवों में विलयनों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार कि विलयन में एक या अधिक अवयव वाष्पशील हो सकते हैं। सामान्यतः द्रवीय विलायक वाष्पशील होते हैं। विलेय वाष्पशील हो भी सकते हैं अथवा नहीं भी। हम यहाँ केवल द्विअंगी विलयनों के गुणों का अध्ययन करेंगे, अर्थात वे विलयन जिनमें दो अवयव होते हैं, यानी कि द्रवों का द्रवों में विलयन तथा ठोसों का द्रवों में विलयन। द्रव का द्रवों में विलयन का वाष्प दाब। आइए हम दो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन का अध्ययन करें और इसके दोनों अवयवों को 1 व 2 को अंकित करें। एक बंद पात्र में लेने पर दोनों अवयव वाष्पीकृत होंगे तथा अंततः वाष्प प्रावस्था एवं द्रव प्रावस्था के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाएगा। मान लीजिए इस अवस्था में कुल दाब P तथा अवयव 1 व 2 आंशिक वाष्प दाब क्रमशः P1 व P2 है। ये आंशिक वाष्प दाब अवयव 1 व 2 के मूलांश क्रमशः x1 x2 संबंधित हैं। फ्रेंच रसायनज्ञ फ्रांसिस मार्टे-राउल्ट 1886 ने इनके बीच एक मात्रात्मक संबंध दिया। इस संबंध को राउल्ट का नियम कहते हैं।
और इसके अनुसार वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मूलांश के समानुपाती होता था। अवयव के लिए P1 इजिकल टू x1, P1 समानुपाती x1 और P1 इजिकल टू P1 की पावर 0 इंटू x1, जहाँ P1 पावर 0 यानी कि P01 शुद्ध घटक एक का समान ताप पर वाष्प दाब है। इसी प्रकार अवयव 2 के लिए P2 इक्वल टू P20 x2, जहाँ P02 शुद्ध घटक 2 के वाष्प दाब को प्रदर्शित करता है। डाल्टन के आंशिक दाब के नियम अनुसार पात्र में विलयन अवस्था का कुल दाब P कुल विलयनों के अवयवों के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर होता है। इसलिए P कुल इक्वल टू P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 को मान रखने पर हम पाते हैं P कुल इक्वल टू x1 P01 प्लस x2 P20 माइनस x2 P01 प्लस x2 P02, तो P10 प्लस P02 माइनस P01 x2। समीकरण 1.16 से निम्नलिखित परिणाम निकाले जाते हैं। किसी विलयन में कुल वाष्प दाब को उसके अवयव के मूलांश से संबंधित किया जा सकता है। किसी विलयन का कुल वाष्प दाब अवयव 2 के मूलांश के साथ रेखीय रूप से परिवर्तित होता है। शुद्ध अवयव का 1 व 2 के वाष्प दाब पर निर्भर रहते हुए विलयन का कुल वाष्प दाब 1 के मूलांश बढ़ने से कम से या ज़्यादा होता है। किसी विलयन के लिए P1 अथवा P2 तथा x1 तथा x2 के विरुद्ध आलेख चित्र 1.3 की तरह आरेखीय आलेख होता है। जब x1 व x2 का मान 1 होता है तो ये रेखाएं 1 व 2 क्रमशः बिंदु P10 व P02 पर गुजरती हैं। इसी प्रकार P कुल का x2 के विरुद्ध आलेख लाइन 3 भी रेखीय होती है। चित्र 1.3 P कुल का न्यूनतम मान P01 तथा अधिकतम मान P02 है और यहाँ घटक 2 की तुलना में कम वाष्पशील है, यानी वाष्पशील है, अर्थात P10 ग्रेटर P02। विलयन के साथ साम्य वाष्प प्रवाहवस्था के संघटन का निर्धारण अवयवों के आंशिक दाब से निर्धारित किया जा सकता है। यदि y1 व y2 क्रमशः अवयव 1 व 2 के वाष्पशील अवस्था के मूल अंश हों, तब डाल्टन के आंशिक दाब के नियम का उपयोग करने पर P1 इक्वल टू y1 P कुल, P2 इक्वल टू y2 P कुल, सामान्यतः P2 इक्वल टू y2 P कुल। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, एक विशेष स्थिति। राउल्ट के नियम अनुसार किसी विलयन में उसकी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब P1 इक्वल टू x1 P1 0 द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी द्रव में गैस के विलयन के प्रकरण में गैसीय घटक इतना वाष्पशील है कि वह गैस रूप में ही रहता है तथा हम जानते हैं कि उसकी घुलनशीलता हेनरी के नियम से निर्धारित होती है, जिसके अनुसार P इक्वल टू KHX। यदि हम राउल्ट के नियम व हेनरी के नियम की तुलना करें तो देखा जा सकता है कि अवाष्पशील घटक अथवा गैस का आंशिक दाब विलयन में उसके मूलांश के समानुपाती होता है। केवल समानुपातिक स्थिरांक KH व P0 I में भिन्नता होती है। इस प्रकार राउल्ट का नियम हेनरी के नियम की एक विशेष स्थिति है, जिससे KH का मान P02 के मान पर निर्भर हो जाता है। विलयनों का अलग अलग महत्वपूर्ण वर्ग द्रवों में घुले हुए ठोस पदार्थों का है। उदाहरण सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया एवं शर्करा का जल में विलयन और आयोडीन गंधक जैसे ठोसों का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन। इन विलयनों में कुछ भौतिक गुण शुद्ध विलायकों से बहुत अलग होते हैं। उदाहरण है वाष्प दाब किसी दिए गए ताप पर द्रव वाष्पित होता तथा साम्यावस्था पर द्रव की वाष्प का द्रव प्रवस्था पर डाला गया दाब उस द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। शुद्ध द्रवों की सारी सतह द्रव के अणुओं से घिरी रहती है। यदि किसी विलायक में एक अवाष्पशील विलय डालकर विलयन बनाया जाए तो उस विलयन का वाष्प दाब केवल विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। दिए गए ताप पर विलयन का ये वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। विलयन की सतह पर विलय एवं विलायक दोनों के अणु उपस्थित रहते हैं, अतः सतह का विलायक के अणुओं से घिरा हुआ भाग कम
रह जाता है। इसके कारण सतह छोड़कर जाने वाले विलायक अणुओं को भी संख्या तदनुसार घट जाती है, अतः विलायक का वाष्प दाब भी कम हो जाता है। विलायक का वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। उसकी प्रकृति पर निर्भर मतलब नहीं करती। उदाहरणार्थ 1 किलोग्राम जल में 1.0 मोल सुक्रोज मिलाने पर जल के वाष्प दाब में कमी लगभग वही होती जो कि 1.0 मोल यूरिया को जल की उसी मात्रा में उसी ताप पर मिलाने से होती है। राउल्ट के नियम को सामान्यतः इसी प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि किसी विलयन में प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब उसके मोलांश के समानुपाती होता है। अब हम द्विअंगी विलयन में विलायक को एक एवं विलेय को दो से व्यक्त करते हैं। जब विलेय अवाष्पशील होता है तो केवल विलायक अणु ही वाष्प अवस्था में होते हैं और वाष्प दाब का कारण होते हैं। यदि P1 विलायक का वाष्प दाब x1 इसका मोलांश हो और P01 इसकी शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब हो तो राउल्ट के नियमानुसार P1 = x1 P = x1 P10 समानुपाती स्थिरांक शुद्ध विलायक के वाष्प दाब P01 के बराबर होता है। विलायक के वाष्प दाब व मोल अंश या मोल प्रवाह के मध्य खींचा गया आरेख रेखीय होता है। आदर्श व अनादर्श विलयन। द्रव विलयनों का राउल्ट के नियम के आधार पर आदर्श व अनादर्श विलयन में वर्गीकृत किया जा सकता है। आदर्श विलयन क्या होते हैं? ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। आदर्श विलयन के दो मुख्य गुण भी होते हैं। मिश्रण बनाने के लिए शुद्ध अवयवों को मिश्रित करने पर मिश्रण बनाने की एंथैल्पी परिवर्तन तथा आयतन परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात डेल्टा मिश्रण H=0, डेल्टा मिश्रण V=0। इसका तात्पर्य यह है कि अवयवों को मिश्रित करने पर ऊष्मा का उत्सर्जन अथवा ऊष्मा का अवशोषण नहीं होता। इसके अतिरिक्त विलयन का आयतन भी दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। आणविक स्तर पर विलयनों के आदर्श व्यवहार को अवयव A व B के अध्ययन द्वारा समझाया जा सकता है। शुद्ध अवयवों में अंतरण आणविक आकर्षण अन्योन्य क्रियाएं A और B प्रकार की होती हैं, जबकि द्विअंगी विलयन में इन दोनों अन्योन्य क्रियाओं के अतिरिक्त AB प्रकार की अन्योन्य क्रियाएं भी उपस्थित होंगी। यदि A B के बीच अंतरण आणविक आकर्षण बल AB के समान हो तो यह आदर्श विलयन बनाता है। एक पूर्ण रूपेण आदर्श विलयन की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन कुछ विलयन व्यवहार में लगभग आदर्श होते हैं। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन, ब्रोमोएथेन, क्लोरोएथेन तथा बेंजीन और टॉल्यूइन आदि के विलयन इस वर्ग में आते हैं। बात आती है अनादर्श विलयन की। जब कोई विलयन सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता तो वे अनादर्श विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयनों का वाष्प दाब राउल्ट के नियम द्वारा प्रोडक्ट यानी किए गए वाष्प दाब से या तो अधिक होता है या कम। यदि यह अधिक होता है तो विलयन का राउल्ट का नियम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और यदि कम होता है तो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। ऐसे विलयनों के वाष्प दाब के मूलांश को सापेक्ष आलेख चित्र 1.6 में दर्शाया गया है। इन विचलनों के कारण आणविक स्तर पर अन्योन्य क्रियाओं की प्रकृति में स्थित है। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन की स्थिति AB अन्योन्य क्रियाएं AA अथवा BB के बीच अन्योन्य क्रियाएं की तुलना में कमजोर होते हैं, अर्थात इस स्थिति में विलेय विलायक अणुओं के मध्य अंतरण आणविक आकर्षण बल विलेय और विलायक अणुओं की तुलना में कमजोर होते हैं। इसका मतलब इस प्रकार के विलयनों में से A अथवा B के अणु शुद्ध अवयव की तुलना में अधिक आसानी से पलायन कर सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वाष्प दाब में वृद्धि होती है, जिससे धनात्मक विचलन होता है। एथेनॉल एवं एसीटोन का मिश्रण इसी प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करता है। शुद्ध एथेनॉल में अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध होते हैं। इसमें एसीटोन मिलाने पर इसके अणु आतिथेय अणुओं के बीच आ जाते हैं। जहाँ पे आतिथेय मतलब कि जो हमने मिलाए उस पदार्थ के अणु उसे कहेंगे आतिथेय अणु।
समझ गए, के बीच आ जाते हैं, जिसके कारण आद्यतेय अणुओं के बीच पहले से ही उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं। इससे अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाने के कारण मिश्रण राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। कार्बन डाइसल्फाइड को एसीटोन में मिलाने पर बने विलय विलायक अणुओं के मध्य द्विध्रुवीय अन्योन्य क्रियाएं विलय और विलायक अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रियाओं से कमजोर होती हैं। यह विलयन भी धनात्मक विचलन दिखलाता है। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन की स्थिति ए व बीबी के बीच अंतराण्विक आकर्षण बल AB की तुलना में कमजोर होता है। इसके फलस्वरूप वाष्प दाब कम होता है, अतः ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित होता है। फिनॉल एवं एनिलीन का मिश्रण इस प्रकार का उदाहरण है। इस स्थिति में फिनोलिक प्रोटॉन एवं एनिलीन के नाइट्रोजन अणु के एकाकी इलेक्ट्रॉन युगल के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध एक से अणुओं के मध्य हाइड्रोजन बंध की तुलना में मजबूत होता है। इसी प्रकार के क्लोरोफॉर्म व एसीटोन का मिश्रण भी ऐसा विलयन बनाता है जो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। इसका कारण ये है कि क्लोरोफॉर्म का अणु एसीटोन के अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना सकता है, जैसा कि आप नीचे दिए गए चित्र में देख सकते हैं। एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म के मध्य हाइड्रोजन बंध, इसके कारण प्रत्येक घटक के अणुओं के पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाती है, जिससे वाष्प दाब में कमी आ जाती है तथा राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन होता है। कुछ द्रव मिश्रित करने पर स्थिर क्वाथी बनाते हैं, जो ऐसे द्विघटकी मिश्रण हैं जिनका द्रव व वाष्प अवस्था में संघटन समान होता है तथा ये एक स्थिर ताप पर उबलते हैं। ऐसे प्रकरणों में घटकों के प्रवाही आसवन द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। स्थिर क्वथाई दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी अथवा अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी कहते हैं। विलयन जो एक निश्चित संगठन पर राउल्ट नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। उदाहरणार्थ शर्कराओं के किण्वन से प्राप्त एथेनॉल एवं जल का मिश्रण प्रवाही आसवन द्वारा जो विलयन देता है उसमें विलयन जिसमें आयतन के आधार पर लगभग 95% तक एथेनॉल होता है। एक बार ये संगठन प्राप्त कर लेने के पश्चात जो कि स्थिर क्वाथी संगठन है, द्रव व वाष्प का संगठन समान हो जाता है तथा इसके आगे पृथक्करण नहीं होता। वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से बहुत अधिक ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, एक विशिष्ट संगठन पर अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी बनाते हैं। नाइट्रस अम्ल एवं जल का मिश्रण इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का उदाहरण है। स्थिर क्वाथी के संगठन में लगभग 68% नाइट्रिक अम्ल एवं 32% जल होता है, जिसका क्वथनांक 393.5 केल्विन होता है। अणुसंघ गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना। खंड 1.4.3 में हमने देखा कि जब एक अवाष्पशील विलय विलायक में डाला जाता है, विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। विलयन के कई गुण वाष्प दाब के अवनमन से संबंधित हैं। वे हैं विलायक के वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, विलायक के हिमांक का अवनमन, विलायक के क्वथनांक का उन्नयन और विलयन का परासरण दाब। ये सभी गुण विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलयन के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलय के कणों की प्रकृति पर। ऐसे गुणों को अणुसंघ गुणधर्म कहते हैं। अणुसंघ लैटिन भाषा को, जिसमें को का अर्थ है एक साथ, लेगेर का अर्थ है आवंटित। निम्नलिखित खंडों में एक एक करके इन गुणों की विवेचना करेंगे। वाष्प दाब को अपेक्षिक अवनमन। खंड 1.4.3 से हमने सीखा कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्प दाब का अवनमन केवल विलय के कणों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उनकी प्रकृति पर नहीं। खंड 1.4.3 में दिया गया है। समीकरण 1.20 विलयन के वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब एवं मूलांश से संबंध स्थापित करता है, अर्थात P1 = x1
P01 विलायक के वाष्पदाब में अवनमन डेल्टा P1 को निम्न प्रकार से दिया जाता है। डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 इक्वल टू P01 माइनस P01 x1 इज इक्वल टू P01 1 माइनस x1। ये ज्ञात है कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1 है, अतः समीकरण 1.23 निम्न प्रकार से बदल जाता है। डेल्टा P1 इज इक्वल टू x2 P01 जिस विलयन में कई अवाष्पशील विलय होते हैं उसके वाष्पदाब का अवनमन विभिन्न विलयों के मोल अंश के योग पर निर्भर करता है। समीकरण 1.24 को इस प्रकार लिख सकते हैं। डेल्टा P1 डिवाइड बाई P01 P0 माइनस P1 डिवाइड बाई P01 इज इक्वल टू x2। पहले ही बताया जा चुका है कि समीकरण में बाईं ओर लिखा हुआ पद वाष्पदाब का अपेक्षित अवनमन कहलाता है तथा इसका मान विलय के मूल अंश के बराबर होता है, अतः उपरोक्त समीकरण को इस प्रकार लिख सकते हैं। P0 माइनस P1 डिवाइड बाई P0 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, चूँकि x2 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, जहाँ N1 और N2 क्रमशः विलयन में उपस्थित विलायक और विलय के मोलों की संख्या है। तनु विलयन के लिए N2 मच ग्रेटर देन N1, अतः N2 को हर में से छोड़ देने पर P0 माइनस P1 डिवाइड बाई P0 इक्वल टू N2 डिवाइड बाई N0 1 या P0 माइनस P1 डिवाइड बाई P0 W2 इंटू M1 M2 इंटू W1, जहाँ W और W2 तथा M1 और M2 क्रमशः विलय और विलय की मात्रा और मोलर द्रव्यमान है। समीकरण 1.28 में उपस्थित अन्य सभी मात्राएं ज्ञात होने पर विलय के मोलर द्रव्यमान M2 का परिकलित किया जा सकता है, मतलब ज्ञात किया जा सकता है। सीधी सी बात है। क्वथनांक का उन्नयन द्रव का ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये उस ताप पर उबलता है जिस पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। उदाहरण के लिए जल 373.15 केल्विन यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। क्योंकि इस ताप पर जल का वाष्प दाब 1.013 बार यानी कि एक वायुमंडल 1 ATM है। हमने पिछले खंड में जाना कि अवाष्पशील विलय की उपस्थिति में विलायक का वाष्प दाब कम होता है। चित्र 1.7 शुद्ध विलायक और विलयन के वाष्प दाब का ताप के साथ परिवर्तन प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए सुक्रोज के जलीय विलयन का वाष्प दाब 373.15 केल्विन पर 1.013 बार से कम है। इस विलयन को उबालने के लिए ताप को शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक बढ़ाकर विलयन का वाष्प दाब 1.0.3 यानी 1 ATM तक बढ़ाना पड़ेगा। अतः किसी विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक जिसमें विलयन बनाया गया के क्वथनांक से हमेशा अधिक होता है। जैसा चित्र 1.7 में दिखाया गया है, वाष्प दाब की अवनमन के समान ही क्वथनांक का उन्नयन भी विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, न कि उसकी प्रकृति पर। 1 मोल सुक्रोज का 1000 ग्राम जल में विलयन वायुमंडलीय दाब पर 373.52 किलो केल्विन पर उबलता है। यदि TB 0 शुद्ध विलायक का क्वथनांक है, TB विलयन का क्वथनांक, तो डेल्टा TB TB माइनस TB 0 को क्वथनांक उन्नयन कहा जाता है। प्रयोग दर्शाते हैं कि तनु विलयन में क्वथनांक उन्नयन डेल्टा TB विलयन में उपस्थित विलय की मोलर सांद्रता समानुपाती होता है। डेल्टा TB M समानुपाती M डेल्टा TB KBM, जहाँ M मोललता है। 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलय के मोलों की संख्या तथा KB क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलन उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। KB की इकाई किलोग्राम मोल इनवर्स है।
केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। कुछ प्रचलित विलायकों के बी की मान सारणी 1.31 दिया गया है। यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलय के W2 ग्राम W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हों तो विलयन की मोलरता M निम्न पद द्वारा व्यक्त की जा सकती है। M = W2 डिवाइडेड बाई M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन 1000 इक्वल टू 1000 इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। समीकरण में मोलता का मान रखने पर डेल्टा V इक्वल टू के बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाई W2 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1। M2 इक्वल टू 1000 इंटू W2 इंटू के बी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इंटू W1। अतः विलय के मोलर द्रव्यमान M2 का मान निकालने के लिए उस विलय की एक ज्ञात मात्रा को ऐसे विलय की ज्ञात मात्रा में विलीन करके डेल्टा डी का मान प्रयोग द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए के का मान ज्ञात हो। हिमांक का अवनमन। वाष्प में कमी के कारण शुद्ध विलय की तुलना में विलयन के हिमांक का अवनमन होता है। हम जानते हैं कि किसी पदार्थ के हिमांक पर ठोस प्रवस्था एवं द्रव प्रवस्था भौतिक साम्य में रहती है। अतः किसी पदार्थ के हिमांक बिंदु को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वे ताप है जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है। एक विलयन का तभी हिमीकरण होता है जब उसका वाष्प दाब शुद्ध ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। जैसा कि चित्र 1.8 से स्पष्ट है। राउल्ट के नियमानुसार जब एक वाष्पशील ठोस विलायक में डाला जाता है तो विलायक का वाष्प दाब कम हो जाता है और अब इसका वाष्प दाब ठोस विलायक के वाष्प दाब के बराबर कुछ कम ताप पर होता है तथा विलायक का हिमांक घट जाता है। माना कि T0F शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है और जब उसमें अवाष्पशील विलय घुला है तब उसका हिमांक बिंदु TF है। अतः हिमांक में कमी डेल्टा TF 0 माइनस डेल्टा TB के बराबर होगी। डेल्टा TF इक्वल टू T0F डिवाइड माइनस TF। इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। डेल्टा TF इक्वल टू T0F माइनस T इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। क्वथनांक के उन्नयन के समान ही तनु विलयन का हिमांक अवनमन भी विलयन की मोलरता के समानुपाती होता है। डेल्टा TF समानुपाती है या डेल्टा TF इक्वल टू KFM जहाँ समानुपाती KF समानुपाती स्थिरांक है जो विलय की प्रकृति पर निर्भर करता है को हिमांक अवनमन स्थिरांक या मोलर अवनमन स्थिरांक या क्रायोस्कोपिक स्थिरांक कहते हैं। KF की इकाई केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। कुछ प्रचलित विलायकों के KF मान सारणी 1.3 में दिए गए हैं। यदि W2 ग्राम विलय जिसका मोलर द्रव्यमान M2 है कि W1 ग्राम विलायक में उपस्थित विलायक के हिमांक में डेल्टा TF अवनमन कर दें तो विलय की मोलरता समीकरण 1.31 द्वारा दर्शाई जा सकती है। W2 अपॉन M2 डिवाइडेड बाई W1 अपॉन 1000। मोलरता का मान समीकरण में रखने पर डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 डिवाइडेड बाई M2 W1 अपॉन 1000। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई M2 इंटू W1 या M2 इक्वल टू डेल्टा KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई डेल्टा TF इंटू W1। अतः विलय के मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हमें W1 W2 एवं डेल्टा TF के साथ मोलर अवनमन स्थिरांक का भी मान ज्ञात होना चाहिए। KF एवं KB के मान जो विलय की प्रकृति पर निर्भर करते हैं निम्न संबंधों से प्राप्त किए जा सकते हैं। KF इक्वल टू R इंटू M1 इंटू T² F डिवाइडेड बाई 1000 इंटू डेल्टा गलन H
या Kf इज इक्वल टू R इंटू M1 इंटू TB² डिवाइडेड बाई 1000 टू डेल्टा वाष्पन H, या इसको एंथैल्पी भी पढ़ते हैं। यहाँ R और M1 क्रमशः गैस स्थिरांक में विलायक का मूल्य, द्रव्यमात्रा TF तथा TB केल्विन में शुद्ध विलायक के क्रम से हिमांक एवं क्वथनांक है। इसी प्रकार डेल्टा एंथैल्पी, डेल्टा H एंथैल्पी तथा डेल्टा H वाष्पन एंथैल्पी क्रमशः विलायक के गलन एवं वाष्पन एंथैल्पी में परिवर्तन है। परासरण व परासरण दाब। हम प्रकृति अथवा घर में कई परिघटनाओं को देखते हैं। उदाहरणार्थ कच्चे आमों का अचार डालने पर, नमकीन जल में भिगोने पर वे संकुचित हो जाते हैं। मुरझाए हुए फूल ताजे जल में रखने पर ताजे होते हैं, नमकीन जल में रखने पर उधर कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। आदि इन सभी घटनाओं में एक बात जो समान दिखाई पड़ती है वह ये है कि सभी पदार्थ झिल्लियों से परिबद्ध हैं। ये झिल्लियाँ जंतु या वनस्पति में मूल की हो सकती हैं एवं ये सुअर की ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप में मिलती हैं अथवा सेलोफन की तरह संश्लेषित प्रकृति की होती हैं। ये झिल्लियाँ सतत शीट या फिल्म प्रतीत होती हैं, तभी इनमें अति सूक्ष्मदर्शी सब माइक्रोस्कोपिक छिद्रों या रंध्रों का एक नेटवर्क होता है। कुछ विलायक जैसे जल के अणु इन छिद्रों से गुजर सकते हैं, परंतु विलय के बड़े अणुओं का गमन बाधित होता है। इस प्रकार के गुणों वाली झिल्लियों को अर्धपारगम झिल्ली कहते हैं, SPM। मान लीजिए कि केवल विलायक के अणु ही इन अर्धपरागम झिल्लियों में से निकल सकते हैं। यदि चित्र में 1.9 में दर्शाए गए अनुसार यह झिल्ली विलायक एवं विलयन के मध्य रख दी जाए तो विलायक के अणु झिल्ली विलायक निकलकर विलयन की ओर प्रवाहित हो जाएंगे। विलायक के प्रभाव का ये प्रक्रम परासरण कहलाता है। साम्यावस्था प्राप्त होने पर तक प्रवाह सतत बना रहता है। झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है। ये दाब जो कि विलायक के प्रवाह को मात्र रोक सकता है, परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम झिल्ली में से एक विलायक का तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह परासरण के कारण होता है। ये बिंदु ध्यान रखने योग्य है कि विलायक के अणु हमेशा विलयन की निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाह करते हैं। परासरण के दाब का विलयन सांद्रता पर निर्भर होना पाया गया है। एक विलयन का परासरण दाब ये वह अतिरिक्त दाब है जो परासरण को रोकने अर्थात विलायक के अणुओं की एक अर्धपरागम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोकने के लिए लगाया जाना चाहिए। ये चित्र 1.10 में समझाया गया। परासरण दाब एक अणुसंग गुण है जो कि विलय के अणुसंग गुण पर निर्भर करता है, ना कि उसकी प्रकृति पर। तनु विलयनों के लिए प्रायोगिक तौर पर यह पाया गया परासरण दाब दिए गए ताप T पर मोलरता C समानुपातिक होता है, पाई बराबर CRT, जहाँ पाई परासरण दाब एवं R गैस नियतांक है। पाई इक्वल टू N2 इक्वल टू VRT, जहाँ V विलय के N2 मोलों वाले विलयन का आयतन लीटर में। यदि M2 मोलर द्रव्यमान का W2 ग्राम विलयन में उपस्थित हो तब हम N2 जूल W2/M2 एवं पाई V इक्वल टू W2 RT डिवाइड बाई M2 जूल W2 R2 डिवाइड बाई पाई V। अतः राशियाँ W2 T, पाई एवं V ज्ञात होने पर विलय के मोलर द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है। विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए एक अन्य विधि परासरण दाब के मापन है। यह विधि प्रोटीनों, बहुलकों एवं अन्य वृहद अणुओं यानी कि बड़े अणुओं के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए प्रचलित विधि है। परासरण दाब विधि दाब मापन की अन्य विधियों से अधिक उपयोगी। परासरण दाब मापन कमरे के ताप पर होता है एवं मोलता के स्थान पर विलयन की मोलरता उपयोग में लाई जाती है। अन्य अणुसंग गुणों की तुलना में तनु विलयनों के लिए भी इसका परिणाम अधिक हो सकता है। विलय के मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने की परासरण दाब तकनीक विशेष रूप से जैव अणुओं के लिए उपयोगी
है, जो उच्च ताप पर सामान्यतः स्थायी नहीं होते, एवं अन्य बहुलकों के लिए भी जिनकी विलेयता कम होती है, दिए गए ताप पर समान परासरण ताप वाले दो विलयन समपरासरी विलयन कहलाते हैं। जब ऐसे विलयन अर्धपारगम झिल्ली द्वारा पृथक किए जाते तो उनके मध्य परासरण नहीं होता। उदाहरणार्थ रुधिर कोशिका में स्थित द्रव का परासरण ताप 0.9% द्रव्यमान आयतन सोडियम क्लोराइड, जिसे सामान्य लवण विलयन कहते हैं, के तुल्यांक होता है, एवं इसे अंतःक्षेपित इंजेक्ट करना सुरक्षित रहता है। दूसरी ओर यदि हमें कोशिका 0.9% से अधिक सोडियम क्लोराइड विलयन में रखते हैं तो जल कोशिका से बाहर प्रवाहित हो जाएगा और वे संकुचित हो जाएंगी। इस प्रकार के विलयन अति परासरी विलयन कहा जाता है। यदि लवण की सांद्रता 0.9% द्रव्यमान आयतन से कम जल कोशिकाओं के अंदर प्रवाहित होगा, वह फूल जाएंगी। ऐसे विलयन को अल्पसारी विलयन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।